क्लास 9th साइंस चैप्टर 15। नेक्स्ट पैराग्राफ है इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज का मतलब होता है अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनल, ponds, reservoir and rivers. Brackish water resources where sea water and fresh water mix together, such as estuaries and lagoons are also important fish reservoirs. Wild capture fishing is also done in such inland water bodies. The yield is not high. Most fish production from these resources in through aquaculture। कि जो अंतःस्थलीय मत्स्यिकी में जो फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स यानी कि ताजे जल के जो स्रोत होते हैं वो कैनल, नाले, तालाब, पोखर और नदियां हैं। और जो खारे जल के जैसे संसाधन हैं, समुद्री जल तथा ताजा जल, ये दोनों क्या है, मिश्रित रहते हैं इसमें। जैसे कि नदी मुख जैसे एस्चुरी तथा लेगुन भी इसके महत्वपूर्ण मत्स्य के भंडार हैं। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थलीय वाले स्रोतों में किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता और इन स्रोतों में अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। उसके बाद फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद ए राइस क्रॉप सो दैट फिश आर ग्रो इन द वाटर इन द पैडी फील्ड मोर इंटेंसिव। Fish farming can be done in composite fish culture systems. Both local and imported fish species are used in such systems. कि मछली संवर्धन कभी कभी जो पेड़ी यानी कि धान की फसल के साथ भी किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन जो है मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो लोकल यानी देसी और आयातित इंपोर्ट जो होती है, आयातित प्रकार की जो मछलियों का प्रयोग किया जाता है। इन सच सिस्टम combination of 5 of 6 fresh species in used to single fish pod. These species are selected so they do not compete for food among them, having different type of food habits. As a result, the food available in all the parts of pond is used as cutlass are sour fish feeders. Roe feed is middle zone of the pond. Marigulls and common carps are bottom feeders, and grass crops feed on the weeds. Together, these species can use all the food and the pond without competing with each other. This increases the fish yield from the pond. कि जो ऐसे तंत्र में इस प्रकार के जो तंत्र हैं, इसमें तालाब में 5 या 6 मछलियां की स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्पीसीज यानी कि ऐसी जो मछलियों को चुना जाता है जिनमें कि जो उनका आहार है उसकी वो प्रतिस्पर्धा ना हो। उनके आहार जो हैं मतलब खाना लेने का जो तरीका है, भोजन ग्रहण करने का, वो भिन्न भिन्न हो।
तो तो ऐसी मछलियों का चयन के बाद तालाब में प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। ये सभी मछलियाँ अपने अपने आहार अलग अलग मतलब उसमें लेती हैं, जगह पर ले सकती हैं। तो जैसे कि कटला जो मछली होती है वो जल की जो सतह होती है वहाँ पर अपना भोजन लेती है, और जो रोहू होती है वो मिडिल यानी कि जो मध्य जल के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन ले लेती है, और जो मृगल और कॉमन क्रॉप है वो तालाब की जो तली होती है बॉटम पर वो अपना भोजन लेती है। क्रॉप जो कार्प है वो क्या करती है, वीड्स यानी कि खरपतवार को भी खाती है। इस प्रकार ये मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना किसी कंपटीशन के या बिना किसी स्पर्धा के वो अपना अपना आहार लेती हैं, और तालाब में मछलियों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इस प्रकार one problem of such composite fish culture is that many of these fish breed only during monsoon. Even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with that of other species as well. So a major problem in fish farming is the lack of availability of good quality seed. To overcome this problem, ways have now been worked out to breed these fish in ponds using hormonal stimulation. This has ensured the supply of pure fish seed in desired quantities. कि अब ये जो इस तंत्र में जैसे इन मछलियों को जैसे अपन ने संवर्धन किया जाता है, तो जो मिश्रित जो मछली संवर्धन में इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जो मछलियां हैं, अब जैसे कुछ मछलियां जो है रेनी सीजन में या मानसून के अंदर क्या करती हैं, जनन करती हैं, तो उससे ब्रीड करती हैं, जिससे कि क्या है कि यदि मत्स्य डीम देसी नस्ल से किया जाता है तो क्या होता है कि स्पीसीज में डिम्बों के साथ ये अन्य स्पीसीज के डिम्बों के साथ ये मिल जाते हैं, जिससे कि क्या है उनकी मछली के संवर्धन में अच्छी जो क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता की डिम्बों का उपलब्ध मुश्किल हो जाता है या उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी तकनीक या ऐसी विधियाँ खोजी जाती हैं जिसके कारण मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। तो ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिंब प्राप्त होते रहेंगे। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है बी कीपिंग। बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। हनी इज वाइडली यूज्ड एंड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी एज become an agriculture enterprise. Since beekeeping need to investment, farmers use it as an additional income generating activities. In addition to honey, the beehive are a source of wax which is used in various medicinal preparations. कि जो हनी बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। हनी यानी मधु जो है या शहद, इसका सभी जगह मतलब इसका उपयोग किया जाता है। अतः मधुमक्खी पालन जो है, बी कीपिंग जो है वो एक प्रकार से
कृषि उद्यम यो कृषि उद्योग बन गया है। और मधुमक्खी पालन में जो पूंजी इन्वेस्टमेंट है, पूंजी निवेश है, वो कम होता है और किसान इससे अपना जो उपार्जन है जो भी है वो इससे अतिरिक्त साधन मानते हैं। तो शहद के अतिरिक्त, मधु के अतिरिक्त या हनी के अतिरिक्त मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, बीहिव यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जो होते हैं वो मोम के, वैक्स के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। और जो ये मोम का उपयोग है वो विभिन्न औषधियाँ तैयार करने में किया जाता है। द लोकल वेराइटीज ऑफ बीज यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर एपिस कैरोना इंडिका इकोनॉमिकली नाउन एज द इंडियन बी। कि जो व्यवसायिक स्तर पर, कमर्शियल यानी व्यवसायिक स्तर पर मधु उत्पादन करने के लिए देसी किस्म कौन कौन सी, एपिस कैरोना, सेरेना और इंडिका, ये इंडियन बी है, यानी कि ये और एपिस डोरसेटा, ये इंडियन मधुमक्खियां हैं। और दूसरी एन इटालियन बी वैरायटी ए मेलिफेरा हैज़ आल्सो बी ब्राउट इन टू इंक्रीज yield of honey. This is a variety commonly used for commercial honey production. और दूसरी इटली मक्खी एपिस मेलिफेरा का प्रयोग मधु के यानी कि शहद के उत्पादन में बढ़ाने में किया जाता है। अतः इस जो कमर्शियल जो हनी प्रोडक्शन है उसमें इस मक्खी का यानी इटालियन मक्खी का उपयोग किया जाता है। The Italian bees have high honey collection capacity. They using somewhat less. They stay in a give beehive for long period and breed very well. For commercial honey production, bee farm और एप्रियस आर established. कि जो इटालियन मक्खी होती है, इटली मक्खी जो होती है वो मधु यानी शहद जो इकट्ठा करने की उसमें बहुत अधिक क्षमता होती है, बहुत अधिक जो शहद है वो कलेक्शन कैपेसिटी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। और वे जो स्टिंग यानी कि जो डंक है वो भी कम मारती है और निर्धारित समय पर ये क्या करती है, छत्ते पर रहती है, बीहिव यानी कि छत्ते पर रहती है और तीव्रता से क्या करती है, प्रजनन करती है, यानी कि इनमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और इस प्रकार इन कमर्शियल हनी प्रोडक्शन यानी व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए जो एप्रियस एंड फॉर्म ऑफ एपिरियस एंड स्टेब्लिश्ड यानी कि मधुमक्खी फॉर्म बनाए जाते हैं जिनको मधुवाटिका भी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन ए पास्चुरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल to a bee for nectar and pollen collection. In addition to educate quality of pasturage, the kind of flower available will determine the taste of the honey. कि जो मधु की कीमत होती है, वैल्यू ऑफ हनी की जो कीमत होती है वो मधुमक्खी गुण या गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी जो होती है वो पास्चुरेज का मतलब होता है चारागाह और मधुमक्खी के चारागाह और मधु एकत्रित जो फूलों से वो जो फूलों पर निर्भर करती है। और ये मधुमक्खियाँ क्या करती है, फूलों से जो मरकंद
और पराग को एकत्रित पोलन कलेक्शन, नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन यानी कि मकरंद और पराग को एकत्रित करती है। और ये जो पराग और एकत्रित करती है, इससे क्या बनता है, शहद बनता है। तो पाश्चुराइज यानी चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की जो किस्में होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो फूल होते हैं, वो मधु के यानी कि शहद की जो टेस्ट है उसको निर्धारित करते हैं। तो ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। इस चैप्टर में हमने क्रॉप यानी फसल के बारे में पढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और उसके अलावा फिश फिशरीज या पोल्ट्री फार्म, फर्टिलाइज़र, मैन्यूर और इनके जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व हैं, इनके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। तो अब व्हाट यू हैव लर्न, देयर आर 13 न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर क्रॉप और these 6 are required in large quantity and known to macronutrients, whereas 7 nutrients are required in small quantity and are known to micronutrients। कि तुमको पहले चैप्टर में समझा दिया गया है कि जो फसल के जो 16 पोषक आवश्यक हैं, फसल के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की या आवश्यकता होती है। तो जो एयर के अंदर है वो कार्बन, ऑक्सीजन और वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो सॉइल के अंदर है वो 13 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो इन 13 में से जो 6 हैं, 6 न्यूट्रिएंट्स की अधिक मात्रा होनी चाहिए पोषक तत्वों की, उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जो 7 जो जिनको जिनकी पोषक कम मात्रा में चाहिए उनको क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर आर द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू क्रॉप। और जो फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत खाद व उर्वरक है। खाद व उर्वरक के द्वारा ही